नमस्कार दोस्तों, मैं ललित करता हूँ आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है 9 नंबर प्रैक्टिस सेट। हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। विषय हिंदी। जिन छात्रों भाई बहनों का हिंदी विषय से अगर 6 to 8 की तैयारी और 9 to 10 की तैयारी, 11 to 12 की तैयारी टीआरई 4 में करते हैं तो उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। लेकिन अगर स्टेट की आप लोग तैयारी करते हैं तो स्टेट यही प्रैक्टिस सेट सीरीज आप लोग ज्वाइन रखिएगा। आप सभी का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों पेपर निकल जाएंगे। अगर आप सभी का विषय हिंदी है, विषय हिंदी की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। पहला हिंदी विषय चलाया जा रहा है। एसएसटी के जल्द ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होंगे। शायद पवन सर लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो दूसरे कोई टीचर लेके आएंगे, लेकिन संभवतः पवन सर से कहा गया है, पवन सर आप सभी को एसएसटी करवा देंगे। टीजीटी पीजीटी अदर स्टेट की अगर तैयारी करते तब भी यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए काम आने वाला है। लेकिन स्पेशल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 को देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट फ्रेम किया गया है और बनाया गया है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है और 80 महत्वपूर्ण प्रश्न, 80 में से 75 अगर आप सभी का टारगेट है तो यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन इन द सेंस दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को प्रैक्टिस सेट आने वाले समय में जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर अगर आए हैं नए हैं तो चैनल पर कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट डाल के अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वह अप्लाई भी किए जाते हैं। नेट जीआरएफ की आप लोग तैयारी करते हैं या दोस्तों आप लोग किसी स्टेट की टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, समान रूप से उपयोगी है। लेकिन इसका इस टेस्ट सीरीज का फ्रेम जो किया गया है वो टीआरई 4 को देखते हुए किया गया है। टीआरई 4 की जो तैयारी करते हैं वो अगर स्टेट की भी तैयारी करते हैं तो स्टेट इसी से निकल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट है। कम समय में दोस्तों ज़्यादा प्रश्न करने की टारगेट होता है, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी को बताना है। पहले प्रश्न का आंसर बताइए। शाम एक किसान शीर्षक कविता है। शाम एक किसान किस विद्या की रचना है, किस कविता है? में पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? आप सभी को आंसर बताना है। तो किसान के रूप में दर्शाया गया है, पहाड़ों को किसान के रूप में दर्शाया गया है शाम एक किसान में। इसके रचनाकार पूछे जा सकते हैं, तो रचनाकार दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुन लेना, सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, दयाल सक्सेना है, ठीक। तो याद रखना आप लोग, ये इनकी कविता है ये, ठीक है। कविता है किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा मुँह में जो है छाला निकला हुआ है, जीभ थोड़ा घूम नहीं रही, बहुत दर्द करता है बोलने पर। दूसरा नंबर प्रश्न है, रहीम दास की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में रचित है? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो मदनाष्टक हिंदी में रचित है। कौन सी? मदनाष्टक, रहीम दास द्वारा रचित मदनाष्टक हुआ जो खड़ी बोली हिंदी में रचित कविता है, ठीक। तो यह कौन सी कविता है, याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, किसका कथन है? कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, किसका कथन है? वशिष्ठ का है, गौतम का है, भरत का है, हनुमान का है? 3 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। कहाँ लौटा दिया था? नंदीग्राम में। यह पूछा जा सकता है, तो नंदीग्राम में लौटा दिया गया था, ठीक है। राजमहल पहुँचे, जब राजमहल पहुँचे थे तो मुनि वशिष्ठ ने उक्त कथन कहा था। कौन सा कथन कहा था? कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, ठीक है। यह कथन कहा था किसने? मुनि वशिष्ठ जी ने कहा था। जब भरत जी जो पहुँचे थे अपने राजमहल में तो वशिष्ठ जी ने यह कथन कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है? नादान दोस्त कहानी के लेखक दोस्तों कौन है? प्रेमचंद है। नादान दोस्त कहानी के लेखक प्रेमचंद है और प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियाँ हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। और मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है इन कहानियों को। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? 1935 में इनका, पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1935 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1935 में जन्म हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था? तो इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। तो महाराष्ट्र स्टेट में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित
है। ठीक है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है मुकुल। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अगर जन्म पूछ लिया जाए, क्योंकि पूछा जा चुका है, तो 1905 में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछ ली जाए तो 1948 में हुई थी। तो ये दो आप लोगों को याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। आज 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है दोस्तों, क्योंकि आज हम लोगों को जल्दी जल्दी प्रश्न खत्म करना है, कम समय में ज़्यादा करने हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, और लाइक ज़रूर कर दिए करिए, और चैनल पर कमेंट जरूर डाला करिए, क्योंकि जिससे हमको पता चलता है कि इस चैनल के माध्यम से जो किया गया प्रयास है वो सफल हो रहा है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर है, भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है? भारतीय संगीत की परंपरा किस साहित्यकार की पुस्तक है? तो मंजरी जोशी। तो मंजरी जोशी की है भारतीय संगीत की परंपरा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो कब और कहाँ लिखी गई थी, आप सभी को बताना है। भारत की खोज, ठीक, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भारत की खोज 1944 में लिखी गई थी। लिखी कहाँ गई थी? तो यह अहमदनगर में लिखी गई थी। कहाँ? 1944 में अहमदनगर किला में लिखी गई थी। ठीक है, कारावास के दिनों में इन्होंने लिखा था, जब 5 महीने का इनको कारावास दिया गया था। ठीक, तो अहमदनगर किले में 1944 में लिखी गई थी। और 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर किसके समकालीन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर किसके समकालीन थे, आप सभी को बताना है। तो महावीर बुद्ध के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महावीर बुद्ध के समकालीन थे। और दोनों लोग क्षत्रिय थे, आप लोगों को याद रखना है। दोनों लोग क्या थे? क्षत्रिय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कुषाण काल में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा था? तो बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा था? 2 संप्रदायों में। कौन कौन से संप्रदाय थे? एक था हीनयान था, दूसरा महायान था। ठीक है, कौन सा? पहला हीनयान, दूसरा महायान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक का विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या है, आप सभी को बताना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताना है आप सभी को दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है विशुद्ध राजनीति। क्या है? विशुद्ध राजनीति नाटक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, किस रचनाकार के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आप सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इस फिर कमेंट न डालें। क्या आपके लिए मिला था? किसके लिए? क्या आपके लिए था? लिया था क्या है? क्या उपन्यास है? क्या है? उपन्यास है। तो क्या उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मिला कब था ये भी आप पूछ लिया जाएगा। तो 2005 में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखना। और इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे कसब हो गया, नेताजी होगा, कहिन, कुरकुर स्वाहा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, किसका कथन है? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह हरिशंकर परसाई जी का कथन है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का कथन है। चलिए दोस्तों और अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को, हमको लिख्यो कहाँ पत्र किसका है? तो यह प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह पत्र किसका है? हमको लिख्यो कहाँ, निराला जी का पत्र है। किसका है? निराला जी का। निराला जी का फुल फॉर्म आप सभी लोग लिखना। ठीक, पन्नों के आईने में, ये एक पत्र है पन्नों के आईने में, यह किसका है? तो दयानंद सरस्वती जी का है, पन्नों के आईने में। और 200 पत्र बच्चन के नाम, 200 पत्र बच्चन के नाम, यह पंत जी की रचना है, सॉरी पंत जी का पत्र है। और महात्मा और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। किसके? महात्मा और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, यह कथन किसका है? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों आप सभी को। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता है,
बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कंप्यूटर गाएगा गीत, कंप्यूटर गाएगा गीत लेख किसका है? तो कंप्यूटर गाएगा गीत किसका लेख है? 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो श्रीतुक राय का है, श्रीतुक राय का है यह कंप्यूटर गाएगा गीत लेख, ठीक है, श्रीतुक राय का है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लाला झाऊलाल किस कहानी का पात्र है? लाला झाऊलाल किस कहानी का पात्र है? लोटा कहानी का पात्र है। तो अकबरी लोटा कहानी का पात्र है, ठीक है। लाला झाऊलाल लोटा कहानी का पात्र है, तो अकबरी लोटा कहानी का पात्र है लाला झाऊलाल, ठीक है। यह रचना कहानी है। एक तो ये याद रखना किस विद्या की रचना है, कहानी है। कहानी यहाँ पर लिखा भी है। और किसकी रचना है आप सभी को बताना है। तो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की है। किसकी है? पूर्णानंद जी की रचना है, ठीक है। पूर्णानंद जी की रचना है, वर्मा जी की रचना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, किस कहानी का कथन है? कहानी का कथन है, तो आप सभी को बताना है। 18 नंबर प्रश्न बाज और सांप कहानी का कथन है। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, ठीक है। तो यह बाज और कहानी किसकी रचना है? यह कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है। किसकी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण की प्रशंसा में उक्त कथन किसका है? कृष्ण का है, कुंती का है, इंद्र का है, सूर्य का है। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इंद्र का है। कर्ण की प्रशंसा में देवराज इंद्र का है यह कथन, ठीक है। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए थे, किसको? इंद्र जी को दे दिए थे, ठीक है। तो कर्ण से उन्होंने प्रसन्न हो गए कर्ण से, तो उन्होंने इंद्र जी ने कहा कि क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं था, उन्होंने कहा था जो हमसे लेने आया है उससे क्या हम मांगे ना, बस। चलिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है। चौसर का खेल व द्रौपदी की कथा के आधार पर उक्त कथन किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? युधिष्ठिर से यह कथन संबंधित है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रुक्मी कहाँ के राजा थे? रुक्मी कहाँ के राजा थे? रुक्मी जो है भोजकट के राजा थे। कहाँ के राजा थे? भोजकट के राजा थे रुक्मी, ठीक है। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। रुक्मी की छोटी बहन थी रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, ठीक है। अच्छा, युद्ध के समय जब महाभारत हो रहा था, तो युद्ध के समय भारतवर्ष में सिर्फ 2 राजा सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन कौन से राजा? एक बलराम नहीं सम्मिलित हुए थे, कौन? बलराम। और दूसरे रुक्मी राजा, ठीक है। रुक्मी राजा सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो रुक्मी कहाँ के राजा थे? भोजकट के। और रुक्मी की छोटी बहन का क्या नाम था? रुक्मिणी था। वह किसकी पत्नी थी? तो श्री कृष्ण की पत्नी थी। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने वर्ष तक द्वारका में राज्य किया था? तो महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कितने वर्षों तक द्वारका में राज्य किए? तो कितने वर्षों तक किए आप सभी को बताना है। तो 36 वर्ष तक राज्य किया। कितने? 36 वर्ष तक राज्य किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। सूरदास की ब्रज भाषा, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरदास के संबंध में उक्त कथन किस विद्वान का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि रामविलास शर्मा जी का, कि श्याम सुंदर दास जी का? 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, फिर आप लोगों को 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द मूलतः भोजपुरी का है, मगही का है, फारसी का है, बुंदेली का है? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। हिंदी जो है फारसी शब्द मूलतः फारसी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र के, ब्रजभाषा के क्षेत्र में, कन्नौजी के क्षेत्र में, अवधी के क्षेत्र में। तो आप सभी को 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली भाषा क्षेत्र में आते हैं। जबकि और आप लोगों के आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ब्रजभाषा हो गया, ये सॉरी आगरा, मथुरा और हाँ ये ब्रज भाषा के क्षेत्र में आते हैं। इटावा, हरदोई, कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत ये कन्नौजी भाषा के क्षेत्र में आते हैं। और आप सबका रहा इलाहाबाद, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियाँ सम्मिलित हैं? तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियाँ सम्मिलित हैं। कितनी? 17 बोलियाँ सम्मिलित हैं। और कौन कौन सी 17 बोलियाँ हैं आप सभी को बताना पड़ेगा। कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली भी याद रखना। दूसरा ब्रज भाषा हो जाएगा, तीसरा हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। बुंदेली हो जाएगी चौथी, पाँचवीं कन्नौजी हो जाएगी, छठी आप सबकी मारवाड़ी हो जाएगी और सातवीं हो जाएगी जयपुरी, आठवीं हो जाएगी मेवाती, नवीं हो जाएगी मालवी, 10वीं हो जाएगी कुमाऊनी, 11वीं गढ़वाली, 12वीं अवधी, 13वीं बघेली और 14वीं छत्तीसगढ़ी और 15वीं मगही और 16वीं याद रखना भोजपुरी है और 17वीं मैथिली है। ये 17 भाषाएं आती हैं हिंदी बोल 17 बोलियाँ आती हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ तो आप सभी को बताना है तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं ई हो गया छोटी बड़ी और चा छा जा झा और एक हो गया आपका यस या और शा, ये वर्ण आते हैं तालव्य में। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए किसमें तालव्य वर्ण है। चा में, चा चा यह क्या है? तालव्य वर्ण है। ठीक है, चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सब आते हैं तालव्य में। और आप सभी का छोटी बड़ी हो गया और या हो गया और शा हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और इसका सूत्र अगर आप लोगों को याद कर पाना तो याद कर लेना। इच्चुई शानाम तालु, इच्चुई शानाम तालुय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। महाप्राण व्यंजन होता है। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो दूसरा और चौथा। ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। तो आप सभी का नाम आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वर्णों में संधि हो जाने से, वर्णों में संधि हो जाने से क्या बनता है? तो नई ध्वनि बनती है। क्या बनती है? नई ध्वनि बनती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अशुद्ध शब्द नहीं है। याज्ञवल्क्य नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो मंत्रिपरिषद तो ये गलत है। ज्योत्सना नहीं है, ज्योत्सना भी गलत है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। और आप सभी का पुनरपि, पुनरपि कैसे लिखा जाता है? तो पुनरपि जो है अशुद्ध नहीं है, यही सही शब्द आप सभी का है। मंत्रिपरिषद कैसे लिखा जाता है? तो मंत्री में छोटी की मात्रा लगती है, बाकी परिषद सही है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जैसे ये लिखा है याज्ञवल्क्य। ठीक, तो वह इसमें नहीं लगेगा। ठीक, सॉरी क्या लिखा है? याज्ञवल्क्य। हाँ, इसमें वह क्यों नहीं, वह लगेगा यार, एक सेकंड क्षमा करना दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाएगा याज्ञवल्क्य, या आधा का आधा ला आधा का याज्ञवल्क्य। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध बताना है? ज्योत्सना की, तो ज्योत्सना की अशुद्धि अभी ऊपर बताया था कैसे लिखा जाता है। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधा ता हो गया, आधा सा और ना बड़े की मात्रा ज्योत्सना। ठीक है, बाकी श्रृंगार सही, उज्ज्वल सही है, ये सब देख लीजिए, ये अध्यात्म ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को एक घंटे के पहले 1 घंटे के भीतर आप सभी को एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा ले लेंगे प्रैक्टिस सेट पढ़ने में, करंट सवाल करने में। तो आप लोगों को 1 घंटे में विद एक्सप्लेन मिल रहा है प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, जिससे क्या मेरा भी मनोबल बढ़ता रहता है।
चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आंसर बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? पिछले अशुद्ध पूछ रहे थे, अब शुद्ध पूछ रहा है। तो पुष्पांजलि, वाल्मीकि हो जाएगा। मंत्रिपरिषद ये तो शुद्ध नहीं है, पिछली बार बता चुके। आध्यात्मिक, ठीक है, तो ये भी शुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक नहीं होगा, इसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगा। आध्यात्मिक ये सही हो जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद बता चुके हैं। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि पुष्पांजलि होता है, पुष्पांजलि नहीं होता। ये जैसे लिखा हुआ है पुष्पांजलि, ठीक है। पुष्पांजलि, डबल जा है, आधा जा फिर पूरा जा, पुष्पांजलि, ठीक है। और आप सभी की वाल्मीकि, ये वाली शुद्ध है, वाल्मीकि शब्द शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द में कौन सी संधि है आप सभी को बताना है। तो विसर्ग संधि, निह प्लस चय निश्चय, ठीक है। निह प्लस चय निश्चय, विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। तो संधि भेद कौन सा हो जाता है? उत प्लस हरण, उद्धरण, ठीक है। डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विपद जाल, विपद जाल का सही संधि विच्छेद बताना है। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। विपद जाल, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। हाँ ये बताइए उत्तर, ऊपर ये जो बताया है मैंने उत प्लस हरण, इसका पूरा शब्द बताइए क्या होगा, ठीक है। हालांकि मैंने बताया होगा, मुझे याद है कि मैंने उद्धरण शायद बताया है। क्या बताया है? उद्धरण बताया है, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है उद्धरण। तो इसमें व्यंजन संधि, क्या उनसे संधि है? व्यंजन संधि। ये भले प्रश्न थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन प्रश्न का पूरा एनालिसिस होना चाहिए। विपद जाल, विपद जाल में कौन से संधि है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। विपद जाल में आप सभी को व्यंजन संधि मिलेगी। कौन सी संधि मिलेगी? व्यंजन संधि मिलेगी। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विपद प्लस जाल, ठीक है, विपद प्लस जाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। अत्यधिक का संधि विच्छेद है, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद कौन सा है? सी नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। अत प्लस अधिक, अत्यधिक हो जाएगा। डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी आप सभी को यह बताना। तो यड़ संधि, कौन सी? यड़ संधि, ठीक है। अत्यधिक में कौन सी संधि? यड़ संधि। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। जगदीश का संधि विच्छेद है, होगा। जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जगत प्लस ईश, जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जगत प्लस ईश। इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी व्यंजन संधि? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सनह सनह शब्द है, सनह सनह शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेश आगत है। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सनह सनह शब्द क्या है? इसमें तत्सम शब्द है, इसमें पता है। यह संस्कृत शब्द का संस्कृत में यूज होता है। तो तत्सम भी संस्कृत से उठाए गए ही शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द तत्सम शब्द है यह, ठीक। सनह सनह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है। तो नीलकंठ, ठीक। 39 नंबर प्रश्न का बताना है योग रूढ़, योग रूढ़ होगा। ये नीलकंठ, कंठ क्या है? विशेष है और विशेषता बता रहा नील, तो नीलकंठ हो जाएगा योग रूढ़। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न तद्भव शब्द है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? दुर्लभ, धान्य, दूध, धैर्य। तो क्या हो जाएगा? दूध। दूध क्या है? तद्भव। इसका अगर तत्सम पूछा जाए तो दुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध, दुग्ध, ठीक है। तो इसका तत्सम हो जाएगा दुग्ध। आप सभी लोगों को आंसर मिल गया होगा, आशा करते हैं। 40 नंबर प्रश्न का। अच्छा दुर्लभ, दुर्लभ का तद्भव क्या होगा? तो दूल्हा होगा। दूल्हा, इसका दूल्हा होगा, ठीक है। धान्य का तद्भव क्या होगा? धान होगा। याद रखना इसलिए बता रहा हूँ, कारण यह है कि अगर आप लोग नहीं रिवीजन कर पाते तो प्रैक्टिस सेट में ही एक बार नज़र से गुजर जाएगा, तो आप लोगों को याद रहेगा। धैर्य का क्या होगा? धीरज, धीरज होगा तद्भव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? तमाशा, चेहरा, बीमार, इत्र, इसलिए इतने यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि इसी में से प्रश्न बन जाते हैं। तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आदमी, आतिशबाजी, भलाई। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो यह फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं, फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। एक पतवार का पर्यायवाची है,
42 नंबर प्रश्न का उत्तर है, एक पतवार का पर्यायवाची है अर्जुन। क्या है? पतवार का पर्यायवाची क्या है? अर्जुन। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, चलिए दोस्तों, 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, पतवार का पर्यायवाची है तो कर्ण है। पतवार का पर्यायवाची, गलती से अर्जुन लगा दिया तो गलत, क्षमा करना। कर्ण जो है पतवार का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? खग नहीं है कि शकुनी नहीं है कि शकुंद नहीं है कि सुकंत नहीं है? 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। सी वाला सही हो जाएगा। शकुंद जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग है, शकुनी है, सुकंत है, लेकिन आप सभी का पक्षी का पर्यायवाची सुकंद नहीं है। ठीक है, शकुंद नहीं है। शकुन हो गया, सुकंत हो गया, पक्षी के पर्यायवाची हैं। ठीक, पक्षी के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे चिड़िया हो गई, गगनचर हो गया, पखेरु हो गया, विहंग हो गया, नभचर, ये क्या है? सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सखा मृग पर्यायवाची किसका है? आप सभी को बताना है। तो सखा मृग पर्यायवाची बंदर का है। बंदर का पर्यायवाची है सखा मृग। ठीक है, और जैसे मोर का पर्यायवाची आप सभी को देख लीजिए, मयूर हो गया, जैसे शिखी हो गया, शिखंडी हो गया और कलापी। शेर के पर्यायवाची अगर आप सभी को बताया जाए तो केसरी हो गया। कौन से? केसरी हो गया, शार्दुल हो गया, व्याघ्र हो गया, मृगपति हो गया, मृगेंद्र हो गया, केहरी हो गया। ये सब क्या शेर के पर्यायवाची हैं। बिल्ली का पर्यायवाची आप सभी को देखना है तो मरजारी है, ये याद रखना। कौन सी? मारजारी। ठीक, मारजारी क्या है? बिल्ली का पर्यायवाची। बिलैया, पूतिका, पूतिका भी याद रखना। पूतिका किसका पर्यायवाची है? बिल्ली का। बिलाव तो आप सभी को पता होगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है, तो उपसर्ग का प्रयोग मतलब किसी शब्द के आने वाले जो आगे लगते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग, जो पीछे लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, कुनकुना, कुढ़न, कुदरत, ठीक है, कुढ़ंग, आप सभी को बताना है कौन सा उपसर्ग। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है तो कुढ़ंग। ढंग क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा कुढ़ंग। ठीक, उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप सभी का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आप सभी को बताना है। तो प्रत्यय मतलब पीछे लगा होना चाहिए। लोइक, लौकिक, लोक प्लस इक, लौकिक, लोक प्लस इक होता है। ये आप सभी का कौन सा हो जाएगा? डी। 46 नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। जातिवाचक संज्ञा क्रोधी नहीं है। ठीक है, क्रोधी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये अच्छा, क्रोधी है क्या? क्रोधी जातिवाचक संज्ञा सही विकल्प नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा क्रोधी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पहाड़, मनुष्य, पहाड़, ये नदी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक सेकंड रुक जाना दोस्तों। हाँ, चलिए 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? अभिकारी शब्द बताना है। अच्छा, अभिकारी शब्द आप सभी को बताना है। तो ए हो जाएगा गाय, बी हो जाएगा तुम्हारा, सी हो जाएगा अचानक, डी हो जाएगा सीता। तो अचानक जो है अभिकारी शब्द है। अचानक अभिकारी शब्द है। अभिकारी को अव्यय कहेंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा। तो अचानक अव्यय या अभिकारी शब्द है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज कर लेना। चलिए 49 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को दोस्तों। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी का हो जाएगा कातर। कातर भाववाचक संज्ञा का विशेषण, सॉरी, संज्ञावाचक भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा ए, कातर। जैसे अमीरी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। सच्चाई, क्रोध, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्रोधी क्या है? क्रोधी संज्ञा है, लेकिन
भाववाचक क्रोधी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अमीरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और आप सभी को बता दें दोस्तों, कातर जो है, कातर क्या है? कातर है विशेषण, विशेषण है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न तक हम लोग आ गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या है मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन दोस्तों मिलता रहता है, आप सभी के लिए काम करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। कहने ना पड़ा करे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। निम्नलिखित विकल्प में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गाना गा रही है, तो शीला गाना गा रही है, विधेय बताना है आप सभी को 50 नंबर प्रश्न में। तो आप सभी का गाना गा रही है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। गाना गा रही है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और शीला क्या हो जाएगा? तो यह उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? उद्देश्य, ठीक है। तो आप सभी को यह याद रखना पड़ेगा, ठीक। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जैसे कर्ता, कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाता है तो वो क्या हो जाता है? उद्देश्य। तो शीला क्या हो गई? उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाता है तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे गाना गा रहे, कर क्या रही है? गाना गा रही, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं, आप सभी को आंसर बताना है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आप लोग इजी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि इतने ऐसे इजी प्रश्न अगर आप लोग करेंगे नहीं तो आप लोगों को आगे दिक्कत होने वाली है। आप सभी का गुणवाचक क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बाकी रीतवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक और आप सभी के ये सब क्या है? क्रिया विशेषण के भेद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कक्षा, सभा, सेना, दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा के द्योतक हैं। जैसे कक्षा में समूह होगा, सभा में समूह होगा, सेना में समूह होगा, दल में समूह होगा। जहाँ पर झुंड हो, जहाँ पर संख्या ज़्यादा हो, व्यक्तियों की क्या हो? संख्या ज़्यादा हो, उसे कहते हैं समूहवाचक संख्या। चलिए संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, संज्ञा आज्ञावाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है? तो यह सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य है। जिसमें ये चिन्ह लगा हो, आप सभी को पता है, यह चिन्ह लगा हो किसी शब्द के आगे तो वह विस्मयवाचक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? रामू घर से निकला, इस वाक्य में 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अपादान है, क्योंकि घर छोड़ रहा है ना, अगर रामू घर से निकला तो अलग हो रहा है ना घर से रामू, तो इसलिए अपादान होगा, क्योंकि अलग होने के अर्थ में अपादान का यूज किया जाता है, ठीक है। और करण कारक की विभक्ति अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए तो से द्वारा होता है। कर्ता की पूछ लिया जाए तो ने होता है। संप्रदान की जो है के लिए को होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और 55 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को आंसर बताना है। तोता डाली पर बैठा है, करण कारक है, संबंध कारक है, कि अधिकरण कारक है, कि अपादान कारक है? तो इसमें सी वाला हो जाएगा, अधिकरण कारक है, ठीक। जैसे आप लोगों का एक प्रश्न मैंने पूछा था, आप लोगों को मैंने बताया था, शायद पहले प्रैक्टिस सेट था, कि भाई जी टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तो भाई जी टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा कारण कारक होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था करण कारक होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट डाला था कि यह गलत है सर, इसका सही कर दीजिए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी डाला था कि इसमें क्यों अधिकरण कारक नहीं होगा और क्यों करण कारक होगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर जरूर देखना, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। 9 नंबर प्रैक्टिस सेट आप सभी का है। सोच लीजिए आप सभी के 10 प्रैक्टिस सेट, जनरली आप सभी को हर बुक्स पब्लिकेशंस आपको 10 प्रैक्टिस सेट देता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट किया गया है। समझ लीजिए एक भी बुक बचेगी नहीं जिसका मैंने प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा, 80 में से 75 ऐसे ही आएंगे, पढ़ने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, आप सभी को बताना है। दही खट्टा है, क्या दही खट्टा है? यह वाक्य शुद्ध है।
चाय फीकी है, फीका नहीं होता, फीकी है। चांदी सोने से कम महंगा है। चांदी जो है सोने से कम महंगी है। ठीक है। मिश्री मीठा है, मीठा नहीं होगा, मिश्री मीठी है। चलिए, तो डी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है आप सभी को बताना है। 57 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इच्छा क्या है? स्त्रीलिंग है। इच्छा प्रकट की जाती है, इच्छा बताई जाती है, तो स्त्रीलिंग है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है आप सभी को बताना है। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। ठीक है। इसमें था है और इसमें है नहीं है। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो दिन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा डी। डी जो है स्त्रीलिंग नहीं है या पुल्लिंग शब्द है। चलिए, हम लोग 59 नंबर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 59 के साथ में 60 का प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को देना है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। प्राण जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। जैसे प्राण के अलावा अगर आपसे भी से पूछ लिया जाए तो दर्शन हो गया, दर्शन बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। लोग बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू, आंसू आप सभी के बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है। और ऊँट, अक्षत, अक्षत आप सभी लोग जानते होंगे। अक्षत, अक्षत जो चावल की बनती है उससे कहते हैं अक्षत। तो अक्षत भी बहुवचन में प्रयोग होती है। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, चचेरा, गरज, रक्त। कौन सा शब्द विशेषण है? 60 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है। तो 60 नंबर चचेरा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वीणा पाणी में समास है, तो वीणा पाणी में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, कर्मधान्य है, द्विगु है, अभिभाव है। 61 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो वीणा पाणी में दोस्तों आप सभी का कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो गया, वीणा पाण। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबे हैं उधर जिसका, जैसे अर्थात गणेश। ठीक है। बीड़ा है हाथ में जिसके, जैसे सरस्वती। तो ये पर्यायवाची जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही होते हैं। द्विगु समास प्रथम सब पद होता है संख्यावाची, दूसरा पद होता है विशेषण। जैसे दोपहर, दोपहर हो गया, दोपहर, इसमें क्या आ जाएगा? दो। तो यह हो जाएगा द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। या पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद क्या होता है? उपमान होता है। सॉरी, पहला पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। चलिए, जैसे नील गगन, ठीक है, पीताम्बर, ये सब। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है आप सभी को। अभिभाव समास, यथाशक्ति प्रतिदिन, ये अभिभाव समास के उदाहरण। तो 62 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। तो आप सभी का ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है, संयुक्त वाक्य ये होगा। चलिए, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो मिश्र वाक्य पहचानना है, 63 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंक से पास हुए तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिला। मतलब एक जो उपवाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगर अच्छे अंक ना मिलते तो उसको 10वीं में दाखिला ना मिलता। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। और आप सभी को पता है मिश्र वाक्य कौन होता है? मिश्र वाक्य कौन होता है? एक सेकंड दोस्तों रुक जाना। 63 नंबर प्रश्न है, माइक सुधार रहे थे। चलिए दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो घड़ों पानी पढ़ना अत्यंत संकुचित नहीं, घड़ों पानी पढ़ना होता था अत्यंत, अत्यंत जो है लज्जित होना। ये आ चुका है, पिछले प्रश्न में पूछा जा चुका है। ठीक है। थाह लेना मुहावरे का अर्थ है पता लगाना, गोता लगाना, वचन से मुकर जाना, डूब जाना। तो पता लगाना, था लेना का मुहावरे का अर्थ होता है पता लगाना। 65 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अलंकार कौन सा? आप सभी को बताना है। 66 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। अलंकार इसमें कौन सा है? तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। चलिए दोस्तों,
67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, यहाँ पर कभी होगा। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी, बे भी होगा यहाँ पर, कभी तो लिखा कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी बकामी और चोर, अरे कुछ भी हो। चलिए 67 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसलिए अलंकार कौन सा? इसलिए अलंकार है। इसलिए का मतलब होता है चिपकना, मिलना, संयोग, ठीक है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, वहाँ इसलिए अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ इसलिए अलंकार होता है। 67 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा, कौन सा है? इसलिए अलंकार, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जैसे इसलिए अलंकार का एक और उदाहरण देख लीजिए। रहमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, ये इसलिए अलंकार का है। इसलिए अलंकार के भेद कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अलंकार के भेद होते हैं दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अभंग अश्लेष होता है। कौन सा होता है? अभंग श्लेष, ठीक है, अभंग श्लेष। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा कौन सा होता है? सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। बस इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। चलिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को दोस्तों। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? 68 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो डी, विज्ञापन का मूल और उसकी उपलब्धता के बारे में विकल्प भी नहीं लिखें, ये गलत है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बाकी सब सही है। 69 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसकी है? 69 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो यह विलियम जी ब्लेयर की है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है, तो विलियम जी व्हेलर की यह परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? तो आमुख कहा जाता है, लीड कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है, मामुख कहा जाता है, लीडर कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो लीड कहा जाता है। क्या ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है? समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहा जाता है? लीड, ठीक है, तो लीड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? राजश्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को, कि सियाराम शरण गुप्त को, कि मैथिली शरण गुप्त को? राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। यह द्विवेदी युगीन कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त कौन है? द्विवेदी युगीन कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है। 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। कौन है? सामंजस्यवादी कवि हैं। सी डी वाला सही हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहा है तो सामंजस्यवादी कवि हैं, ठीक है। और इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। किसे कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को, ठीक है। इन्होंने क्या किया? और इनकी एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। और भारत भारती में महात्मा गांधी, भारत भारती को उन्होंने जब लिखा था तो महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। तारकेश्वर नाथ को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? 73 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भोलानाथ। क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ, ठीक है। तो तारकेश्वर नाथ को उनके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे। और यह तारकेश्वर नाथ है किसमें? शिवपूजन सहाय की एक कृत है माता का आंचल। शिवपूजन सहाय की एक कृत है माता का आंचल, उसमें जो है तारकेश्वर नाथ है, उनके पिता उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। चलिए 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उपरोक्त कथन सांस सांस में बांस निबंध में किसके द्वारा कहा गया? तो सांस सांस में बांस किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। किसके द्वारा यह कहा गया है कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे? तो तो किसने कहा है? 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। तो चंगकी चंगलंबा, क्या है? चंगकी चंगलंबा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जबान ही फंस जा रही है इतने तगड़े तगड़े नाम। ये है आप सभी का पैसेज है, पैसेज का आंसर बताना है। चलिए पढ़ लीजिए पैसेज। अनेक दृष्टियों में पुस्तकालय का बहुत महत्व है। कुछ पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं किंतु उनका उपयोग सर्वकालिक होता है, जैसे विश्वकोश, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ आदि। कई पुस्तकें एक बार पढ़ने से व्यक्ति के लिए पुरानी पड़ जाती हैं और उनके लिए उनका पुनः कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है प्रत्येक व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि पुस्तकों पर सैकड़ों हजारों रुपए व्यय कर सकें। इस कमी को पुस्तकालय दूर करते हैं। लेखकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो पुस्तकालय ज्ञान भंडार से कम नहीं होते, इस प्रकार के वरदान ही होते हैं। उन्हें अपने विषय से संबंधित तथ्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पुस्तकें पुस्तकालय में ही मिल सकती हैं। जन साधारण के लिए पुस्तकालय ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का अनुपम साधन है। पुस्तकालयों का जितना उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाता है, उससे कहीं अधिक मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। यह पैसेज है, इसके उत्तर आप सभी को बताने हैं। दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सर्वकालिक महत्व की नहीं है? तो विश्वकोश नहीं, सतही पुस्तकें नहीं, महान ऐतिहासिक ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सतही पुस्तकें जो है सर्वकालिक महत्व की नहीं है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पुस्तकालय किसके ज्ञानवर्धन और तथा मनोरंजन का साधन है? जन सामान्य के लिए। क्या डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जन सामान्य के लिए। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है, एक सेकेंड, पुस्तकालयों की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकों पर हजारों रुपए खर्च नहीं कर सकता। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 77 नंबर का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लिए, अगला पद्यांश है, काव्यांश जिसे कहते हैं। तो पढ़ लीजिए, आंसर कीजिए। राजा बसंत राजा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल्प, दृगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजाकर दोने। ठीक है, अगली लाइन है। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने। रानी रोओ पूछो न अंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के मन में कैसी कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। चलिए दोस्तों अगला आप इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। इस काव्यांश में किन दो ऋतुओं की बात कही गई है? तो शिशिर वर्षा और हेमंत और बसंत की, बसंत और वर्षा ऋतु की। तो आप सभी को 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा, बसंत और वर्षा ऋतु की बात की गई है। काव्यांश की किस पंक्ति से पता चलता है कि बसंत ऋतुओं में चारों ओर सुगंध व्याप्त है? ओम शिव। सी नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने। एक सेकंड, सॉरी सर दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। दृगों में पानी, दृगों का अर्थ नेत्र है। ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन हो सकते हैं? ऋतुओं की रानी वर्षा के दृग कौन हो सकते हैं? 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। तो 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर सी, मेघ हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी के 80 प्रश्न हो गए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। 80 में से 75 लाना है, तो आप सभी लोग लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।